अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिजिक्स सोर्सेज। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम फॉर कर्व्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम फॉर ग्रेडियंट्स क्या होता है, फिर डाइवर्जेंस को हमने डिटेल में देखा। आज हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल फॉर थ्योरम फॉर कर्व्स, जिसको हम स्टोक्स थ्योरम भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम हमारे पास क्या, स्टोक्स थ्योरम। अच्छा स्टूडेंट्स, देखें किसी भी थ्योरम का जो पर्पस होता है कि हमारी लाइफ जो है ना वो इजी हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए और उस कंसेप्ट को डीपर मीनिंग में हमें उसकी समझ आ जाए। तो क्वेश्चन ये कि हम ये स्टोक्स थ्योरम जो है वो पढ़ते क्यों हैं। तो इसकी ना बहुत सी स्ट्रॉन्ग रीजंस है। पहले ये कि इंटेग्रल्स को इजी बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कभी कभी हमें कर्ल का जो सरफेस इंटेग्रल कर्ल्स हम जो हमारे पास होते हैं ना, उनका जो सरफेस इंटेग्रल होता है हमारे पास, उन निकालना जो होता है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है, और हमें उन निकालने की वो ज़रूरी हमें उसको निकालना आता है। जैसे किसी की शेप ऑड हो, सरफेस कर्व्ड हो, या हमारे पास स्टोक्स थ्योरम जो है ना वो उस सरफेस को ना वो शॉर्टकट देती है। सरफेस इंटेग्रल क्या करता है, कन्वर्ट करता है बाउंड्री को छोटे छोटे लाइन इंटेग्रल में। मतलब कि जो हमारे पास मुश्किल काम होता है ना एक सरफेस कर्ल में है, तो उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम ये कहें कि इसका फिजिक्स में क्या रोल है। फिजिक्स में रोटेशन यानी कर्ल्स को समझने के लिए ना, जैसे हमारे पास फ्लूइड्स रोटेशन होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो हमारे पास बनती हैं, वर्टिसेस जो हमारे पास होते हैं, ये सर्कुलेशन है, एयर फ्लो पैटर्न होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन होती है। मतलब कि हर जगह हम जो है ना रोटेशन के कंसेप्ट से डील करते हैं। तो इसलिए हम ये जो है ना स्टोक्स थ्योरम्स को पढ़ते हैं। कर्व रोटेशन शो करता है कि और स्टोक्स थ्योरम जो है ना वो रोटेशन को बाउंड्री के साथ रिलेट करता है। यानी अंदर की जो हमारे पास रोटेशन होती है ना, कोई सरफेस है उसके अंदर जो हमारे पास रोटेशन हो रही होती है ना, वो बाहर की जो हमारे पास सर्कुलेशन है ना वो दोनों इक्वल होती हैं। ये जो थ्योरम है ना वो बाउंड्री प्लस सरफेस के रिलेशन को समझाती है। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो जो हमारे पास होता है ना लाइन इंटेग्रल की अगर हम बात करें अराउंड द बाउंड्री, यानी जो रोटेशन किसी फील्ड का एक सरफेस के थ्रू जा रहा है ना, वो बिल्कुल इक्वल होता है उस फील्ड की बाउंड्री के अराउंड जो हम ले रहे होते हैं सर्कुलेशंस के। अगर मैं इसको और सिंपल अल्फाज में कहूँ तो वो ये होगा कि सरफेस के अंदर जितना ट्विस्ट होगा हमारे पास, ठीक है, ये ट्विस्ट आ रहा होता है, उसका रिजल्ट बाउंड्री पर जो ये हमारे पास जो बाउंड्री है उसकी सर्कुलेशन की फॉर्म में मिल जाता है हमें। तो हमारे पास इसकी स्टेटमेंट क्या इसको मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल क्रॉस वी डॉट डी ए इज इक्वल है हमारे पास वी डॉट डी एल। तो यहाँ जो हमारे पास एस है वो सरफेस है, सी क्या हमें शो करता है, सरफेस की बाउंड्री, मतलब हमने कहा ना सर्कुलेशंस। और जो वी हमारे पास है वो क्या है, वेक्टर फील्ड की रोटेशन है। डी ए हमारे पास क्या है, छोटी सी जो हम क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी भी चीज़ का हम इंटेग्रल लेते हैं तो पहले हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और फिर हम उस पर इंटेग्रल लगा के उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डी एल जो हमारे पास है वो लाइन बाउंड्री का एलिमेंट है, ठीक है। अब इसके सिंपल मीनिंग देखें। जो कर्व बेसिकली बताता है कि फील्ड कहाँ और कितना रोटेट हो रहा है। जैसे पानी का फ्लो हो और आप एक छोटी सी पैडल व्हील रख दें, अगर व्हील घूमे तो कर्ल नॉन ज़ीरो है, अगर व्हील जो है वो ना घूमे तो हमारे पास कर्ल क्या होगा, ज़ीरो होगा। आप सरफेस पर हर जगह का ट्विस्ट जो है ना कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड से। आप जो हमारे पास उसका सरफेस की ट्विस्ट है ना वो हम लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करते हैं, डेल क्रॉस वी डॉट डी ए। और जो बाउंड्री पर सर्कुलेशन कैलकुलेट करते हैं ना वो हम वी डॉट डी एल के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। दोनों आंसर जो है ना वो हमेशा सेम आएंगे। ये बहुत सी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास डेल क्रॉस वी डॉट डी ए इक्वल किसके है, वी डॉट डी एल के। डेफिनेशन क्या है, द सरफेस इंटेग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ओवर आ सरफेस, ठीक है, सरफेस के ऊपर किसके इक्वल होता है हमारे पास, जो कि मेन बात है कि वो इक्वल होता है लाइन इंटेग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड अराउंड द बाउंड्री ऑफ द सरफेस। तो जो हमारे पास लाइन इंटेग्रल होता है यानी सी की जो हम बात करें तो वो हमारे पास होता है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड की हमने बात करी कि जो हमारे पास ये लेफ्ट साइड में है,
ये डेल क्रॉस व्यू क्या कहता है, कर्ल पासिंग थ्रू द सरफेस, जो सरफेस के सरफेस से पास कर रहा है। और जो राइट साइड पे है वो क्या, सर्कुलेशन ऑफ द वेक्टर फील्ड अलोंग द बाउंड्री। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अच्छा, इस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को देखने के लिए ना हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं हमारे पास कि अगर आप एक सॉफ्ट फिल्म इमेजिन करो जो एक वाइड बाउंड्री पर बनी हुई हो। उसका क्या है कि बाउंड्री जो है ना वो उसकी सेम है, लेकिन सरफेस आप सीधी भी बना सकते हैं और थोड़ी कर्व्ड भी आप बना सकते हैं। मगर बात यह है कि जो थ्योरम है ना हमेशा बाउंड्री को फॉलो करती है, सरफेस को नहीं करती। यानी आप कोई भी स्मूथ सरफेस ले लो, जब तक बाउंड्री सेम है रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एक सॉफ्ट फिल्म है। ये डायग्राम अगर आप इसको देखें तो क्या है कि ये जो एक वाइड बाउंड्री पर बनी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि जो इमेजिन हमने कही, अब ये जो बाउंड्री है ना इसकी वो सेम है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि जो हमारे पास, लेकिन इसकी जो सरफेस है ना आप सीधी भी बना सकते हैं, कुछ भी टेढ़ी सरफेस पे वो डिपेंड नहीं करती, कुछ भी कर्व भी हो सकती है। तो क्या हुआ, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारे पास थ्योरम है ना हमेशा बाउंड्री को फॉलो करती है, सरफेस को नहीं करती। यानी आप कोई भी स्मूथ सरफेस ले लो, जब तक बाउंड्री सेम है रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। इसीलिए जो पेज पर सॉफ्ट फिल्म की डायग्राम बना होता है ना वो यही आइडिया हमारे पास शो कर रहा है। तो इफ़ यू पुश द सॉफ्ट फिल्म इट शेप चेंजेस बट द लाइन इंटेग्रल along द बाउंड्री रिमेन्स द सेम बिकॉज द बाउंड्री कर्व डजेंट चेंज। तो ये हमारे पास इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम चलते हैं इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की तरफ। तो हमारे पास ये कर्ल ऑफ अ वेक्टर गिव्स द ट्विस्ट, जैसे कि हमने बात की कि वो ट्विस्ट या रोटेशन ऑफ द फील्ड होती है। तो इसमें ये क्या, अगर आप पानी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके सामने अगर आप पैडल रखते हैं तो वो क्या होगा, अगर तो पैडल हमारे पास घूम रहा है तो क्या होगा कि उसमें जो कर्ल है वो नॉन ज़ीरो होगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कर्ल हो रहा होगा। तो अगर वो मूव नहीं करेगा तो इसका क्या मतलब कि हमारे पास उसमें कर्ल जो है वो ज़ीरो है। टोटल ट्विस्ट क्या होगा, पासिंग थ्रू अ सरफेस विद, और टोटल सर्कुलेशन क्या होगी, अराउंड द बाउंड्री ऑफ द सरफेस। ये बात हमने की कि जो हमारे पास सरफेस भी होगी वो हमारे पास कर्ल होगा, और जो अराउंड द बाउंड्री होगा ना वो हमारे पास सर्कुलेशन होगी। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ बाउंड्री कर्व क्या होती है, यानी ओरिएंटेशन देख लेते हैं कि क्या हो। स्टोक्स थ्योरम तभी सही लगती है कि जब हमारे पास सरफेस जो है ना वो नॉर्मल डायरेक्शन में हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी है जो बाउंड्री की डायरेक्शन है ना वो अपनी जगह कंसिस्टेंट हो हमारे पास, ठीक है। बाउंड्री की डायरेक्शन की बात अगर हम करें कि फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है तो इसकी डायरेक्शन वो कंसिस्टेंट हो, तो हम क्या करते हैं कि हम राइट हैंड रूल लगाते हैं, जिसमें क्या आता है कि अपना राइट हैंड का जो थंब है ना वो सरफेस नॉर्मल की आपको डायरेक्शन में जो रखना आता है, ठीक है, राइट हैंड का थंब आपको उसकी डायरेक्शन में रखना आता है। और जो फिंगर्स है ना तो फिंगर जिस तरफ कर्व होती है ना बाउंड्री उसी डायरेक्शन में टेक करनी होती है। अगर नॉर्मल ऊपर है तो बाउंड्री क्या होगी, काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब बाउंड्री की डायरेक्शन क्या होगी ये। और अगर जो हमारे पास नॉर्मल नीचे की तरफ है, ठीक है, अपना राइट हैंड अगर हम नीचे को अपना थंब नीचे की तरफ पॉइंट करेंगे तो जो उसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब जो है वही बताया हुआ कि हमारे पास किस तरह हमने इसकी डायरेक्शन को करना है, तो वो हमारे पास क्या है, राइट हैंड रूल है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है कि एक कंडीशन है कि अगर हमारे पास क्लोज सरफेस हो तो हमारे पास क्या होगा। अगर सरफेस हमारे पास क्लोज हो जाए, जैसे स्फीयर की बात कर लेते हैं, हमारे पास एक सिंपल स्फीयर है उसकी बात कर लें तो क्या होगा, उसकी बाउंड्री है ना वो ज़ीरो होती है। तो राइट साइड ज़ीरो होगी तो फिर क्या होगा, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर ज़ीरो को इक्वल होगा वी डॉट डी एल। तो सो द सरफेस इंटेग्रल ऑफ द कर्ल इज आल्सो ज़ीरो, तो ये सारा हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। दिस मेक फिजिकल सेंस, अ क्लोज सरफेस कांट हैव अ सिंगल डायरेक्शन फॉर इट्स बाउंड्री, सो नेट सर्कुलेशन इज ज़ीरो। अब दो हम इससे रिज़ल्ट जो है ना वो कंक्लूड करते हैं इस सारे से। रिज़ल्ट वन हमारे पास है, अगर मैं इसको
बोर्ड को साफ कर लूँ तो हमारे पास जो रिजल्ट वन है ना वो ये है कि लाइन इंटेग्रल जो हमारे पास है ना वो सिर्फ बाउंड्री पर डिपेंड करता है, सरफेस पे नहीं। यही हमने बात की थी ना कि वो सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। आप सरफेस कोई भी ले लो, स्मूथ ले लो या आप कर्व ले लो, कोई भी सरफेस ले लो, तो हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ लाइन इंटेग्रल किस पे डिपेंड करता है, बाउंड्री पे डिपेंड करता है। अब दूसरा हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये है कि सरफेस जो इंटेग्रल है ना हमारे पास, सरफेस इंटेग्रल वो ऑफ कर्ल है ना वो सेम रहेगा जब तक बाउंड्री सेम है, ठीक है। यानी अगर दो डिफरेंट सरफेस सेम बाउंड्री शेयर कर रही हैं तो रिजल्ट अगेन फिर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि किस तरह हम जो स्टोक्स थ्योरम्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी कर्ल सरफेस का हम जो है वो उसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं।